हेलो क्लास, वेलकम टू एग्जाम मार्क क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 6 जो कि है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन मेन, इसका हम लोग पहले एम समझ लेते हैं कि चैप्टर में क्या है, क्या चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या कहना चाहता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व और कम टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, वर्क टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। यानी ग्रुप ऑफ पीपल आए अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कम्युनिटी से, एक साथ उनका एक बाउंडशिप हुआ, एक समझ लीजिए एक रिलेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी है, एक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने एक एम के लिए काम किया और उस एम को अचीव करना उसका काम है, तो वो क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। जैसे क्या हो गया? एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग देखते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो डिसऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंड, अब देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग समझ गए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, बाउंड फॉर्म द रिलेशनशिप एंड वर्क टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ, मान लीजिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपने सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम है 13 जनवरी से, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और उसको जाके एग्जाम लेंगे, तो ये क्या हो गया? आपका स्पेसिफिक पर्पज हो गया। लेकिन उस मान लीजिए आपने पढ़ाई स्टार्ट किया और पढ़ाई स्टार्ट करते आपने क्या किया? बगल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, तो क्या हो गया? आपका जो एम है उससे आप भटक गए, आप डेविएट हो गए अपने पाथ से, अपने एम से। तो ये क्या हो गया? एक डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। डिसऑर्गेनाइजेशन यानी जो आपका काम था, आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करना पढ़ाई करके, आप वो ना करके क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप डेविएट हो गए, अपना जो पाथ था, स्ट्रेट पाथ, उससे डेविएट हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर ये ग्रुप में हो रहा है तो इसको हम लोग ग्रुप डिसऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और अगर इंडिविजुअल हो रहा है तो इसको पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो मिला जुला के हम लोग इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बेसिक इंट्रोडक्शन, आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन एंड ऑल। तो इंट्रोडक्शन क्या है? सॉरी, अब इंट्रोडक्शन क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑफ सोशल रिलेशनशिप, रोल्स, इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप इन अ सोसाइटी। इन सारी चीजों का एक स्पेसिफिक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जो कि एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। मतलब एक स्पेसिफिक एम के लिए काम करते हैं, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन करने के बाद। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट मींस हाउ पीपल आर कनेक्टेड, अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ सोसाइटी टू लिव एंड वर्क टुगेदर स्मूथली। कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, अपने काम को अच्छे से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप का फॉर्मेशन करके उस काम को अचीव करने के लिए। अब ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ पीपल इंटरैक्ट, हाउ रोल्स आर डिवाइडेड, अलग अलग काम कैसे बटा हुआ है, हाउ रूल्स एंड नॉर्म्स आर गाइड बिहेवियर, मतलब जो बेसिक रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स है, वो कैसे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं, कैसे उस एम को अचीव करने के लिए उसको चेंज कर रहे हैं ताकि वो इंडिविजुअल जो है या एक ग्रुप जो है वो अच्छे से काम कर सके। हाउ इंस्टीट्यूशन फंक्शन टुगेदर, इंस्टीट्यूशन कैसे एक साथ फंक्शन करते हैं। तो हमने देख लिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग क्या है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का? जैसे मैंने बता दिया कि एक साथ किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम करना। डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। डेफिनेशन क्या है? पहला मैक्लेवर एंड पेज ने दिया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर के फ्रेमवर्क और सोशल रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन रेमंड एंड फोर्थ ने दिया है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एक अरेंजमेंट है सोशल रिलेशनशिप का विच शेप एंड रेगुलेट ह्यूमन इंटरेक्शन, जो कि शेप करता है, रेगुलेट करता है ह्यूमन के इंटरेक्शन को। तीसरा डेफिनेशन दिया है किंग्सली डेविस ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप थ्रू विच
पीपल इंटरैक्ट, कुल मिला जुला के वही बात है, कैसे स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरैक्ट करते हैं, रिलेशनशिप का फॉर्मेशन होता है किसी एम के लिए, किसी स्पेसिफिक एम के लिए एक साथ स्मूथली काम करते हैं ताकि उस एम को इजीली अचीव टाइम से एक अच्छे स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉर्म्स के थ्रू अचीव किया जा सके। अब एलिमेंट्स क्या है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के? पहला क्या है? गोल, दूसरा है सैंक्शन, तीसरा है रोल, स्टेटस एंड पोजीशन, चौथा है नॉर्म्स एंड मोड्स। अब देखते हैं हम लोग, पहला क्या है? गोल, यानी एक स्पेसिफिक गोल होना, एक कॉमन गोल होना जिसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर सके। दूसरा क्या है? रोल, स्टेटस एंड पोजीशन, जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि हर एक इंडिविजुअल का रोल क्या है, कि क्या काम उसको करना है। सफाई वाले का काम सफाई करना है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कंप्यूटर की चीजें देखना है, एडिटर का काम एडिट करना है, टीचर का काम पढ़ाना है, हॉस्पिटल में नर्स का काम जो है डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना, ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर्स का काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना, उनके डायग्नोसिस को देखना, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना। तो ये एक एक रोल है हर एक इंडिविजुअल का। अब स्टेटस एंड पोजीशन, उनके काम के हिसाब से जो स्टेटस है, पोजीशन है, सीईओ, जैसे नर्सेस में नर्सेस सुपरिटेंडेंट हो गई, फिर नर्सिंग और भी जो रोल्स हैं, लास्ट में नर्सिंग ऑफिसर आता है। ये सारी चीजें क्या है? एक डिवीजन है पोजीशन का और स्टेटस का। अब उसके बाद क्या है? नॉर्म्स एंड मोड्स। तो जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, ताकि जो है एक अच्छा जो वायलेशन किसी भी रूल का ना हो सके। एक जो जिसको हम लोग मान लीजिए पेशेंट सर्विस दे रहे हैं, तो उस पेशेंट की प्राइवेसी को वायलेट ना हो, उसका डेटा इधर उधर लीक ना हो, जो है एक स्पेसिफिक प्राइवेसी सेट ऑफ रूल जो है उसको प्राइवेसी को मेंटेन करने में, वर्क को स्मूथली फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं। सैंक्शन क्या है? सैंक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक बाउंडेशन, follows a systematic system of sanction if a member does not follow its norms। यानी एक मेंबर अगर उस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आइदर पनिशमेंट के थ्रू या छुट्टी के लिए मना कर। मान लीजिए कोई नर्स है जो अपने काम को स्पेसिफिक रूल्स के अंदर, सेट ऑफ नॉर्म्स के अंदर उसको फॉलो नहीं कर रही है, रूल्स को वायलेट कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा? एक सेट ऑफ पनिशमेंट होगा, एक स्पेसिफिक पनिशमेंट होगा। या तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी, या तो उसकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट, जो नर्स है वो अच्छे से काम करेगा, ताकि जो 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 नॉर्म्स है, जो रूल्स हैं वो वायलेट ना हो, पेशेंट के राइट जो है वो वायलेट ना हो। तो थ्रू सैंक्शन कंडीशन विच में रेंज फ्रॉम वार्निंग टू फिजिकल पनिशमेंट, जो कि वार्निंग, पहला मान लीजिए छोटा माइनर मिस्टेक है तो वार्निंग देके भी छोड़ा जा सकता है। अगर कोई बहुत मेजर मिस्टेक है तो उसके लिए पनिशमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपल्सन और डिसमिसल, अगर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा काम कर दिया है तो सस्पेंशन भी, नौकरी से निकाल देना या कुछ दिन के लिए रस्टिकेट कर देना, ये सारी चीजें भी होती हैं। दिस सैंक्शन आर यूज्ड टू अचीव अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब इस सैंक्शन को क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट हो सके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा अचीव करने में उसके स्पेसिफिक कॉमन गोल को। अब अलग अलग टाइप के सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैं? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडस्ट्रीज एंड ऑल आते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारी चीजें आते हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, ये सारी चीजें आते हैं। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। अब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि अपने विल से, अपने खुद के इच्छा से, अगर कोई ऐसा एसोसिएशन है, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ हो गया जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, तो उस मान लीजिए तो एनजीओ क्या है? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें चाहे तो आप खुद जाके तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं या खुद की इच्छा से उसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या आ गया? एक फ्रीडम आ गया, एक राइट आ गया कि आप उसमें वॉलंटरी अपने मर्जी से चीजें कर सकते हैं, ज्वाइनिंग या जो कि उसको ज्वाइन करना हो या छोड़ना हो। तो वॉलंटरिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम या विल। वॉलंटरी एसोसिएशन इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म होता है इंडिविजुअल्स ऑन देयर ओन फ्री विल, यानी खुद के इच्छा से जो उसको ज्वाइन करते हैं फॉर कॉमन इंटरेस्ट और गोल। मान लीजिए कोई एनजीओ है जो कि किसी एरिया के या साफ सफाई के लिए काम करता है, तो कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसको साफ सफाई में, ये साफ सफाई का काम करने में, पार्क वगैरह में खुद के इच्छा से करना चाहता हो, तो वो जाके ज्वाइन कर सकता है, उसमें लोगों की हेल्प कर सकता है, तो स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए। अब डेफिनेशन क्या है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का? इट इज अ ग्रुप
ऑर्गेनाइज्ड फॉर परस्यूट ऑफ वंस इंटरेस्ट और सेवरल इंटरेस्ट इन कॉमन। इसको किसने दिया था? माइकल बेंटन ने। दूसरा क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप यानी खुद के इच्छा से जाके जुड़ सकते हैं, विदाउट स्टेट ऑफ कंट्रोल, जिसमें किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, फर्दरेंस ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट, स्पेसिफिक एम के लिए जो काम करेगा। इसको किसने दिया था? डेविड सिल्स ने। अब कुछ स्पेसिफिक इंडियन वॉलंटरी हेल्थ और एजेंसीज हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लेता है नेम 2 और नेम 5 इंडियन वॉलंटरी एसोसिएशंस, तो ये मैंने 5-6 उठाए हुए हैं। पहला क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी। दूसरा है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड हेल्थ फेयर। दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीसरा है फैमिली प्लानिंग एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पांचवा है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। फिर है भारत सेवक समाज। फिर है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। फिर है द कस्तूरबा मेमोरियल फंड। फिर है लायंस क्लब। फिर रामकृष्ण मिशन। तो ये सारे वॉलंटरी एजेंसीज हैं जो कि इंडिया में फंक्शन करते हैं। अब सोशल सिस्टम क्या होता है? तो सोशल सिस्टम है एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का, एंड ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक, एक सेकंड सॉरी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जिसमें इंडिविजुअल जो है एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें एक सोशली एक फॉर्मली जो है एक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें जो इंडिविजुअल है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल सिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लुरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। प्लुरैलिटी का मतलब मल्टीपल इंडिविजुअल्स, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल जो है एक मिलकर एक सोशल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू शेयर्ड नॉर्म्स विद इन द सोशल सिस्टम। अभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू शेयर्ड नॉर्म्स, यानी सेट ऑफ रूल्स हैं, एक बाउंडेशन है जिसके थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक समझ लीजिए यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मल रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सोशल सिस्टम मीन्स द वे पीपल रोल्स रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन आर कनेक्टेड एंड फंक्शन टुगेदर एज अ होल सोसाइटी। सोशल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कैसे लोग जो है अपने रोल के हिसाब से सेट ऑफ रूल जो है, नॉर्म्स हैं और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं और कैसे एज अ होल एक फंक्शन करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। अब इसके डेफिनेशंस क्या क्या है? अ सोशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल इंटरैक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ बाउंडेड सिचुएशन। बाउंडेड सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक सेट ऑफ नॉर्म्स आ गया, सेट ऑफ रूल्स आ गया, जिसके थ्रू एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं दो इंडिविजुअल या उससे ज्यादा इंडिविजुअल। A social system may be defined as a plurality of individual, यानी multiple individuals interacting with each other according to shared cultural norms and meaning। इसको किसने दिया था? ऑकबर्न ने। उसके बाद क्या है? A social system is a group of individual interacting with each other at higher frequency than the norm members when the system is in operation। इसको किसने दिया था? चैपले एंड कून ने। अब सोशल सिस्टम का मतलब आपने समझ लिया कि जैसे इंडिविजुअल जो है एक बाउंडेड सेट ऑफ नॉर्म्स के लिए एक दूसरे से डायरेक्टली या नॉन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। यही है कुल मिला जुला के सोशल सिस्टम। और उसको अलग अलग तरह से जो अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? अपना अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो उसका स्पेसिफिक जो मीनिंग होता है वो वही होता है। बस वर्ड्स इधर उधर कर देते हैं या स्पेसिफिक उसके जगह कोई, जैसे मल्टीपल इंडिविजुअल की जगह प्लुरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल ला दिया, तो उसका मतलब वही है, बस जो है वर्ड्स इधर उधर कर दिया है। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा और नाम के साथ लिखना पड़ेगा। अगर नाम आपको याद है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं याद है फिर भी, पर डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल डेफिनेशंस लिखिए। अब एलिमेंट्स क्या है सोशल सिस्टम के? पहला क्या है? बिलीफ एंड नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए, बिलीफ होता है। दूसरा क्या है? सेंटिमेंट्स। तीसरा है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। चौथा है नॉर्म्स। पांचवा है रोल। छठवां है स्टेटस। सातवां है रैंक। आठवां है पावर। नौवां है सैंक्शन। 10वां है फैसिलिटी। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इन सारी चीजों को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि फैसिलिटी क्या है, सैंक्शन क्या है, पावर क्या है, रैंक, स्टेटस, रोल्स, नॉर्म्स,
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सेंटिमेंट्स, बिलीफ एंड नॉलेज, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब प्रीवियस हमारे जो मैंने जो ऑलरेडी सारे यूनिट्स के वन शॉट लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं, तो उसको आप लोग वहां से देख के चीजों को देख सकते हैं। अब टाइप्स क्या क्या है सोशल सिस्टम के। अब टाइप देखिए तो वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, पर अगर पूछ लेता है तो बहुत सारे टाइप्स हैं जो स्पेसिफिक अलग अलग जो इवोल्यूशनिस्ट हैं उन्होंने दिया था। तो पहला क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर के इवोल्यूशन के बेस्ड पे अकॉर्डिंगली बेस्ड पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया, इसको किसने दिया था, गिवन बाय मॉर्गन एंड अदर इवोल्यूशनिस्ट। पहला है इसमें सैवेजरी एंड सैवेजरी सोशल सिस्टम। अब ये जो है फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज में फाउंड होता था। पीपल डिपेंड, इसमें जो लोग थे वो मेनली हंटिंग और फूड गैदरिंग पे ही डिपेंड थे। अब इसमें कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। इसमें जो टूल्स थे, जो टूल्स वो लोग इंडिविजुअल यूज करते थे, जैसे पत्थर को काट के हथियार बना लेना, उस पर बांध के, तो ये सारी चीजें सिंपल टूल्स का यूज करते थे फॉर हंटिंग। एग्जाम्पल अर्ली ट्राइबल ग्रुप, जो पहले के ट्राइबल ग्रुप्स थे वो। इसमें दूसरा क्या है, बारबेरियन सोशल सिस्टम। जो पीपल जो है स्टार्ट किया था उन्होंने सिंपल फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग। सिंपल फार्मिंग, एनिमल रियरिंग जो है वहां के इंडिविजुअल्स ने स्टार्ट किया था, वहां के लोगों ने। यूज ऑफ फायर, आग का यूज, पॉटरी और टूल्स का यूज तब तक आ गया था। अब बिगिनिंग ऑफ सोशल रूल्स एंड कस्टम, जो सोशल रूल्स हैं और कस्टम है वो आने स्टार्ट हो गए थे। एग्जाम्पल क्या है इसके, अर्ली एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। अब तीसरा क्या है इसमें, सिविलाइज सोशल सिस्टम। अब ये जो है मॉडर्न सोसाइटी में, यानी जो आज का जो प्रेजेंट हमारी जो सोसाइटी है उसको हम लोग सिविलाइज सोसाइटी बोलते हैं, सोशल सिस्टम बोलते हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी में मिल रहा था। यहाँ पे एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन यूज होता है। इसमें जो लॉज हैं वो रिटन होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्मल है। एग्जाम्पल क्या है, प्रेजेंट डे सोसाइटी, यानी आज की हमारी जो सोसाइटी है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कैसे रहते थे लोग, कैसे अपनी जीविका चलाते थे, उस पे है। ये किसने दिया था, जेरहार्ड एंड जीन लैंस्की ने। तो इसमें पहला जो था वो था हंटिंग एंड गैदरिंग सोशल सिस्टम। इसमें जो जो लाइफ था नोमैडिक, यानी जो ट्राइबल पीपल थे उनको नोमैडिक लोग बोलते थे। डिपेंडेंट ऑन मेनली हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड, जो हंटिंग एंड गैदरिंग था जो पिछले वाला था। नो परमानेंट हाउसेस, कोई परमानेंट लोगों का घर नहीं था। एग्जाम्पल फॉरेस्ट ट्राइब्स। दूसरा क्या है, हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोशल सिस्टम। इसमें क्या था, जो लोग थे सिंपल टूल्स फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए सिंपल टूल्स का यूज करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवर पालते थे। स्मॉल स्केल फार्मिंग, छोटे लेवल पर फार्मिंग करते थे। इसके एग्जांपल है रूरल ट्राइबल सोसाइटी। अब तीसरा है एग्रेरियन सोशल सिस्टम। इसमें क्या था, मेनली जो बेस्ड थे एग्रीकल्चर पे। इसमें जो प्लव यानी खेत जोतने वाला जो मशीन आता था उसको उन लोगों ने बना लिया था। इरिगेशन, सिंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं, और पालन पोषण पे भी जो जानवर का डोमेस्टिकेशन था उस पे भी आते थे। परमानेंट सेटलमेंट, इन लोग का घर जो था वो परमानेंट था, वहीं पे रहते थे। एग्जाम्पल क्या है, ट्रेडिशनल विलेज सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल जो विलेज सोसाइटीज हैं वो लोग इसके अंदर आते थे। चौथा है इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम। इसमें क्या है, मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होना स्टार्ट हो गया था। जो फैक्ट्री सिस्टम है, फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया था। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन, जो प्रीवियस टाइम पे हमारी जो सोसाइटी थी जब मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, उस टाइम की सोसाइटी को बोलते हैं। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन टाइप। अब इसको किसने दिया था, डरकीम ने दिया था। पहला क्या है, मैकेनिकल सोशल सिस्टम फाउंड इन एंशिएंट सोसाइटीज। जो एंशिएंट सोसाइटीज थे उसमें मिलता था। होमोजेनस पॉपुलेशन था, पीपल जो है एक जैसा काम करते थे, इसीलिए इसको होमोजीनस बोला गया है। स्ट्रॉन्ग कस्टम और ट्रेडिशन थे, एग्जाम्पल ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम, जो फाउंड होता था मॉडर्न सोसाइटीज में। इसमें क्या था, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन था। जो देखिए इसमें क्या है, होमोजीनस, यानी जो डिवीजन ऑफ वर्क था वो एक जैसा था। लेकिन इसमें क्या है, हेट्रोजीनस था, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अलग अलग था। इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग पीपल, एक दूसरे पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं थे। इंटरडिपेंडेंस थे, एक दूसरे पे थे डिपेंडेंट पर बहुत ज्यादा नहीं थे। एग्जाम्पल अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल सिस्टम, जो चौथा है, इसको किसने दिया था, गिवन बाय सोरोकिन। पहला क्या है, सेंसेट सोशल सिस्टम।
ये जो है इंपॉर्टेंट टू मटेरियल हैप्पीनेस, यानी इसमें जो लोग थे वो वेल्थ, कंफर्ट, लग्जरी पे फोकस करते थे। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है बहुत डोमिनेंट हो गया था, यानी हमारी जो सोसाइटी है ये इस सोसाइटी की बात कर रहा है, मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। आइडियशनल सोशल सिस्टम दूसरा है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, इसमें जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थे उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, फेथ, रिलीजन, बिलीफ, ये सारे बहुत चीजें डोमिनेट की। मटेरियल लाइफ जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बैलेंस ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, इसमें बैलेंस था, हार्मोनी था बिटवीन बॉडी एंड सोल। बॉडी और सोल में क्या था, एक अच्छा रिलेशनशिप था। एग्जाम्पल क्या है इसके, बैलेंस्ड कल्चरल सोसाइटी। एग्जाम्पल क्या है इसके, रिलीजियस सोसाइटी। अब रोल एंड स्टेटस एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम। अब जैसे मैं रोल और स्टेटस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेटस तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रोल भी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, फिर से मैं बता देता हूं कि रोल क्या है। हर एक इंडिविजुअल का एक अपना काम है, उस काम को ही रोल बोला जाता है। मतलब एक फार्मर का काम क्या है, फार्मिंग करना। एक पुलिसमैन का काम क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना। एक आर्मी पर्सन का काम क्या है, मिलिट्री का काम क्या है, लोगों की सुरक्षा करना, बॉर्डर से, टेररिस्ट से बचाना। एक टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। तो ये एक स्पेसिफिक रोल है उस इंडिविजुअल का। और स्टेटस क्या है, स्टेटस जो है सोसाइटी में डिवीजन कैसे हुआ है लोगों का, बेस्ड ऑन वेल्थ, बेस्ड ऑन मनी, इस सब चीजों पे एक स्टेटस डिवाइड हो गया रहता है। इसको हम लोग स्टेटस बोलते हैं। इसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं रीड कर दे रहा हूं फिर भी। स्टेटस इज द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। इट इज द पोजीशन दैट एन इंडिविजुअल होल्ड इन अ गिवन सिस्टम। जैसे मान लीजिए स्टेटस जो है ये इंटरचेंजेबल है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत लो स्टेटस पे है, जैसे मान लीजिए फार्मर है, कोई बच्चा है जो कि फार्मर के घर पैदा हुआ है, लेकिन उसने पढ़ाई किया और एक अच्छा ऑफिसर बन गया, तो उसका स्टेटस क्या हुआ, सोसाइटी में बड़ा हो गया। तो ये इंटरचेंजेबल है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। पिछले लेक्चर में मैंने स्टेटस पे बहुत अच्छे से बात किया है। वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड टू दीज पोजीशन। स्टेटस इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय पर्सन इनकम और ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने बताया पैसे और ऑक्यूपेशन से स्टेटस जो डिटरमाइन किया जाता है। देयर आर सम फंक्शन अटैच्ड टू ईच स्टेटस टर्म्ड एज रोल्स। अब हर जो स्टेटस है उसको लिए एक स्पेसिफिक काम है हर एक इंडिविजुअल का। देयर आर सम फंक्शन, कुछ फंक्शन जो है हर स्टेटस वाले लोगों को, हर स्टेटस के लोगों को, भले ही वो ऊपर के स्टेटस का हो, नीचे के स्टेटस का हो, तो उसको क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अटैच है, और उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रोल बोल देते हैं। इन अ सोशल सिस्टम इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू विद देयर स्टेटस। अपने रोल को अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। दिस रोल इज फिक्स्ड फॉर ईच स्टेटस, और ये जो रोल है हर स्टेटस के लिए फिक्स्ड है। अब इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन का मतलब मैं सीधे आपको बताता हूं। जैसे आजकल कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन क्या होता है, किसके लिए होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज को अचीव करने के लिए। मान लीजिए कोई एनजीओ जो है वो काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, चाइल्ड अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी स्कूल से क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। कोलैबोरेशन से क्या होगा, वो जो वहां के जो बच्चे हैं उनको उसके बारे में पता चलेगा, सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में पता चलेगा। तो उससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा, स्कूल का भी फायदा हो रहा है और एनजीओ का जो मेन फंक्शन है वो भी अचीव हो रहा है। तो कोलैबोरेशन से क्या होता है, स्पेसिफिक एम को अचीव करने में हेल्प मिलता है। तो विद इन सोशल सिस्टम देयर आर नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन विच आर इंटर रिलेटेड। बहुत सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर बाय रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली, गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब ये सारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन येट डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर रिस्पेक्टिव फंक्शन। अब हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पर कुछ फंक्शंस को अचीव करने के लिए उसको दूसरे इंस्टीट्यूशन से क्या करना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है या कोलैबोरेट करना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सोशल स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। एनी चेंज इन इंस्टीट्यूशन में लीड टू डिफरेंट चेंज इन द अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब एक इंस्टीट्यूशन में कोई अगर चेंज हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन पे भी देखने को मिल सकता है। नो इंस्टीट्यूशन कैन अवॉइड अफेक्टिंग
अदर इंस्टीट्यूशन आर अवॉइड बीइंग अफेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना इन लोग का काम नहीं चल सकता है। अगर एक के ऊपर कुछ अफेक्ट पड़ता है तो दूसरा भी उससे अफेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं सोशल कंट्रोल क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है सोशल कंट्रोल का। सोशल कंट्रोल इज अ सिस्टम थ्रू विच अ सोसाइटी एक्सरसाइजेस control over the behavior and activities of an individual member or deploying a formal or informal method। देखिए सोशल कंट्रोल का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, उसके ऊपर एक कंट्रोल हो जाना बाय इनफॉर्मल मेथड या फॉर्मल मेथड, यानी अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। उसको या तो आप नॉर्मली बोल के भी कर सकते हैं, या कोई इसके ऊपर सैंक्शन लगा के, या उसको कोई पनिशमेंट का वार्निंग दे के उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कंट्रोल ले लेना, इसी को क्या बोलते हैं, सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल रेफर टू द मेथड, प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म। एक रेफर क्या करता है, मेथड, प्रोसेस और मैकेनिज्म बाय विच सोसाइटी रेगुलेट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, जिसके थ्रू क्या करता है, एक जो सोसाइटी है एक ग्रुप का या एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को रेगुलेट करता है। टू एंश्योर कंफर्मिटी टू सोशल नॉर्म, वैल्यूज एंड लॉज। किस लिए कंट्रोल करता है, ताकि सोशल नॉर्म्स को वो ब्रेक ना करे, वैल्यूज और लॉस के अकॉर्डिंग चले, एक सेट ऑफ नॉर्म्स जो है, सेट ऑफ रूल्स के अंदर ही रह के उस इंडिविजुअल जो है वो काम करे। सोशल कंट्रोल मीन्स द वे सोसाइटी मेक पीपल फॉलो रूल्स एंड बिहेव प्रॉपरली। डेफिनेशन क्या है, सोशल कंट्रोल इज द सिस्टम ऑफ डिवाइसेस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स मेंबर इनटू कंफॉर्मिटी विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। इसको किसने दिया था, ये रॉस ने। स्पेसिफिक मतलब वही है कि सेट ऑफ नॉर्म्स को ब्रेक ना करके, कोई रूल्स को वायलेट ना करे, उसके लिए एक जो सोसाइटी है एक इंडिविजुअल के ऊपर वाया प्रोसेसेस, वाया मैकेनिज्म, उसके ऊपर क्या करता है, एक कंट्रोल करता है उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। दूसरा डेफिनेशन किसने दिया था, मैक्लवर एंड पेज ने। सोशल कंट्रोल इज द वे इन विच द एंटायर सोशल ऑर्डर कोहेरेंस एंड मेंटेन इटसेल्फ। मेन एम्स क्या है सोशल कंट्रोल के, पहला क्या है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रिवेंट केओस एंड डिसऑर्डर, केओस और डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना, डिसिप्लिन को एंश्योर करना। दूसरा क्या है, रेगुलेट करना इंडिविजुअल के बिहेवियर को, गाइड करना पीपल टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड लॉज, नॉर्म्स और लॉस के अकॉर्डिंग जो पीपल को है उनको बिहेव करना, गाइड कराना, कंट्रोल करना डेविएंट को एंड एंटी सोशल बिहेवियर। मतलब डेविएंट मतलब इस एक जो एम है उसके लिए काम ना करके अगर कोई इंडिविजुअल दूसरी चीज के लिए काम कर रहा है तो उसको क्या करना, उसको कंट्रोल करना ताकि वो डेविएट ना हो, और एंटी सोशल बिहेवियर को इंडिविजुअल शो ना करे। तीसरा क्या है, टू मेंटेन सोशल हार्मनी, यानी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए जो सोशल कंट्रोल है वो काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन करता है। टू प्रिजर्व, चौथा क्या है, टू प्रिजर्व सोशल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, प्रोटेक्ट करता है कस्टम को, ट्रेडिशन को, कल्चरल हेरिटेज को, एंश्योर करता है कल्चर जो है ऐसे ही चला करे आगे, उसमें किसी प्रकार का जो वायलेशन है वो ना हो, सेफ गार्ड करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को और इंडिविजुअल या ग्रुप के राइट्स को, प्रिवेंट करता है क्राइम और वायलेंस को। और क्या है सातवां, टू प्रोमोट सोशल स्टेबिलिटी, सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है उसको बना रहे उसके लिए प्रोमोट करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को बिटवीन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, हेल्प करता है सोसाइटी को टू फंक्शन स्मूथली। आठवां क्या है, टू फैसिलिटेट सोशलाइजेशन, यानी इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। नौवां क्या है, टू सपोर्ट सोशल चेंज इन कंट्रोल्ड वे, सोशल चेंज को कंट्रोल वे में सपोर्ट करता है, रेगुलेट करता है चेंज विदाउट डिस्टर्बिंग सोशल ऑर्डर। चेंज देखिए जैसे मैंने बताया था कि चेंज हर सोसाइटी में जरूरी है क्योंकि इवोल्यूशन तभी होता है, लेकिन चेंज ऐसा ना हो कि वो डेविएट हो जाए अपने स्पेसिफिक एम से ही, तो कंट्रोल वे में जो इवोल्यूशन है वो होना बहुत जरूरी है। सॉरी। एंश्योर ऑर्डरली प्रोग्रेस, ऑर्डरली प्रोग्रेस को एंश्योर करता है। प्रोसेस क्या है सोशल कंट्रोल का, अब देखिए तीन प्रोसेस है। पहला ग्रुप ओवर ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे सोशल कंट्रोल, एक इंडिविजुअल का
उसके फेलो मेंबर्स पे, एक इंडिविजुअल का जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल। तीसरा क्या है, ग्रुप का इट्स मेंबर पे, यानी एक ग्रुप है उसका अपने मेंबर्स पे जो कंट्रोल है। ये इस तरह से तीन टाइप के होते हैं, ग्रुप ओवर ग्रुप, दूसरा है इंडिविजुअल ओवर देयर फेलो मेंबर्स, तीसरा है ग्रुप ओवर इट्स मेंबर्स। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अब हमने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। हम लोग देखेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी एक डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे हो जाता है, क्या होता है रीजन, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया। तो पहला क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन refers to a series of maladjustment in the society as a result of which the society fails to satisfy the needs of individual। यानी जो कोई सोसाइटी है अपने इंडिविजुअल के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, अपने पाथ से क्या कर रहा है, डेविएट कर जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस को मेंटेन करना, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम आ जाना है यानी डिसबैलेंस हो जा रहा है। एंड लैक ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और कॉन्शियस अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या जो मेंबर्स हैं उसके अंदर अवेयरनेस खत्म हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, या कोई डेविएशन आ जा रहा है, तो उसकी वजह से भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको किसने दिया था, एमिल डर्कीम ने दिया था। उसके बाद सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर सेकेंड, यानी कोई कंफ्लिक्ट हो जाना या किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से क्या हो रहा है, जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हार्मोनियस रिलेशनशिप का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा है, शेक हो जा रहा है जो रिलेशनशिप है, तो इसकी वजह से भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आता है। तीसरा क्या है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ensues when the harmonious relationship between various parts of culture is disturbed। उसके बाद क्या है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ डिस्टर्बेंस इन द पैटर्न एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कुल मिला जुला के वही चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब कॉजेस क्या है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के, पहला है एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा है वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर होना, सोशल रूल का वायलेशन होना, डीजनरेशन हो जाना सोशल वैल्यूज का, डीजनरेशन मतलब होना धीरे धीरे खत्म होना, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, पांचवा क्या है, कल्चरल लैग आ जाना, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाना, वॉर के वजह से भी होता है डिसऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव सोशल चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि अचानक से कोई चेंज ना आ जाए, चेंज जो है वो आराम से आए। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोल्स या मीन्स, चेंज इन द रोल्स एंड स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, एक सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, social problems are behavioral problem or conditions considered to be undesirable or objectionable by a major part of the population in the society। सोशल प्रॉब्लम क्या होना है, एक बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाना या कोई कंडीशन हो जाना जिस वजह से क्या हो रहा है, एक अनडिजायरेबल या ऑब्जेक्शनेबल चीजें ऑकर हो रही हैं सोसाइटी में, इन द मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन सोशल प्रॉब्लम, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल प्रॉब्लम रहता है, जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, अब्यूज, ये सारी चीजें क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, ये सारी चीजें क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। अब हर सोसाइटी में क्या है, अपने अलग अलग सोशल प्रॉब्लम है। दीज अराइज विद द इमर्जिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन, सफरिंग एंड मिजरी। ये सारी चीजें होती हैं किसकी वजह से, ये क्या क्या कॉज करती हैं, सफरिंग कॉज करती हैं, डिससेटिस्फैक्शन कॉज करती हैं, मिजरी कॉज करती हैं। Social problem need to be alleviated, eliminated and considered to be threat to the society। अब social problem क्या है, इसको एक थ्रेट की तरह देखा जाना चाहिए हमारी सोसाइटी में, ताकि ये जो क्या है किसी इंडिविजुअल के लाइफ को अफेक्ट ना करे और जो मेनली हार्मोनी है सोसाइटी में वो बनी रहे। अब अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, पोवर्टी, गरीबी। पोवर्टी मीन्स लैक ऑफ बेसिक नीड लाइक फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें ना होना। कॉस्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा लो इनकम, इलिटरेसी एंड ओवर पॉपुलेशन,
ये इसकी वजह से कॉज होता है। लीड क्या करता है, मॉल न्यूट्रिशन पे लीड करता है, पुअर हेल्थ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती है, इंक्रीज करता है चाइल्ड लेबर को, क्राइम को, एक्सप्लॉयटेशन को, कंट्रोल बाय एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, एजुकेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम, इसको हम लोग पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी रोजगार देके, शिक्षा देके, वेलफेयर स्कीम्स चला के। वेलफेयर स्कीम जैसे मनरेगा हो गया। अब हाउसिंग प्रॉब्लम भी एक सोशल प्रॉब्लम, जिसमें हाउसिंग प्रॉब्लम मींस लैक ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट लिविंग स्पेस, एक सेफ या एक रहने लायक जगह का ना होना, कॉज्ड बाय पॉवर्टी, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसकी वजह से कॉज होता है। रिजल्ट क्या करता है, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन, स्प्रेड करता है कम्युनिकेबल डिजीजेस को लाइक टीबी एंड डायरिया, सॉल्व बाय लो कॉस्ट हाउसिंग, स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे प्रधानमंत्री घर वाला जो योजना आया था, फूड सप्लाई प्रोग्राम्स, खाने की कमी होना बाय इनसफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड, caused by poverty, unequal distribution and disasters, lead to malnutrition, anemia and growth failure, affect child, pregnant women and elderly most, prevented by PDS, midday meals and educational nutrition education। अब चौथा क्या है, इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब जो कि पढ़े लिखे ना हो, ये सारे लोग हों, तो इसकी वजह से क्या होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो नॉलेज नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छा काम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी आएगा, हाउसिंग प्रॉब्लम आएगी। तो मेनली ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल सर्विसेज फॉर मनी, कॉज्ड बाय, ये भी पॉवर्टी, ट्रैफिकिंग, फैमिली ब्रेकडाउन की वजह से होता है। ये क्या इंक्रीज कर देता है, रिस्क ऑफ HIV एंड अदर एसटीडीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लीड्स टू सोशल स्टिग्मा एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, सोशल स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लीड करता है, कंट्रोल बाय रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बस रीडिंग लगा रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट है, बहुत ज्यादा लेंदी में ले जाना नहीं चाहता हूँ चैप्टर को, कम से कम मैं फिनिश कर सकता हूँ। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीजें नहीं है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी, ये सारी चीजें, हाउसिंग प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट फूड सप्लाई, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की चीजें नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। डाउरी क्या है, दहेज प्रथा, जिसमें लोग एक दूसरे, जो लड़की वालों से या लड़की वाले लड़कों वालों से पैसा मांगते हैं या गिफ्ट्स मांगते हैं। इससे क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी होता है, लीड करता है डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू, कॉजेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन ब्राइड्स फैमिली। मेनली क्या होता है, लोग लड़की वालों के परिवार से ही पैसा मांगते हैं, तो ये क्या करता है, बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन कॉज करता है। प्रिवेंटेड बाय लॉज इन्फोर्समेंट एंड सोशल अवेयरनेस। चाइल्ड लेबर, अब तो कम हो गया पर फिर भी बहुत ज्यादा जगहों पे चाइल्ड लेबर देखा जाता है। caused by poverty, family pressure, affect physical and mental development, result in school dropout and exploitation, prevented by education and child protection laws। कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज, जैसे फिजिकल अब्यूज, इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज या निग्लेक्ट करना, ऑफ्टन ऑकर ड्यू टू पेरेंटल स्ट्रेस एंड अल्कोहलिज्म, इसकी वजह से ऑकर करता है। कॉजेज क्या करता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड फियर, अफेक्ट लर्निंग एंड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, प्रिवेंटेड बाय अवेयरनेस, काउंसलिंग एंड लीगल एक्शन। जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज क्या होती हैं, अब देखिए ये आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछता है। तो डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एंटी सोशल या इलीगल एक्ट बाय एडोलसेंस, कोई इलीगल काम करना या एंटी सोशल काम करना किसके द्वारा, एडोलसेंट के द्वारा, ये याद रखिएगा। caused by broken families and peer pressure, lead to crime and substance abuse, affect future personality development, prevented by counseling, parental supervision। ये सारी चीजें आपको 2-2 नंबर में पूछ सकती हैं, या अगर सोशल प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछ रहा है तो या तो 5 नंबर में पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछ रहा है तो 10 नंबर में पूछेगा, या ऐसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो अलग अलग डिवाइड कर देता है, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 3 नंबर का, तो उसमें भी सोशल प्रॉब्लम करके आपको 5 नंबर या 7 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा लार्ज अमाउंट में पढ़िए, ताकि अगर 2 नंबर का भी पूछता है तो आप उसको लिख लें, 5 नंबर का भी पूछता है तो आप उसको लिख लें, 7 या 10 नंबर का भी पूछता है तब भी आप उसको लिख लें। क्राइम क्या है, क्राइम इज एन एक्ट ऑफ पनिशेबल लॉ caused by poverty, unemployment and addiction, create fear and insecurity in society,
कॉज क्या करता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कंट्रोल्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स। सब्सटेंस अब्यूज आ गया। सब्सटेंस अब्यूज क्या है? हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स, कॉमन इन अमॉन्ग यूथ ड्यू टू स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर, कॉजेज लिवर डिजीज एंड मेंटल डिसऑर्डर, लीड टू एक्सीडेंट एंड क्राइम्स, प्रिवेंटेड बाय अवेयरनेस एंड डी एडिक्शन सेंटर्स। अब HIV एंड एड्स क्या है? HIV अटैक इम्यून सिस्टम, एड्स इज एन एडवांस स्टेज। जो HIV जो होता है वो मेनली इन्फेक्शियस स्टेज होता है, जो इनिशियल फेज होता है HIV इन्फेक्शन का वो होता है। लेकिन एड्स क्या होता है? जब HIV जो है अपने जो प्रॉपरली जो है वो आपके सिस्टम को, आपके बॉडी को प्रॉपरली तरीके से अफेक्ट कर चुका होता है, पूरी तरीके से अफेक्ट कर चुका होता है उसको। फाइनल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। इसको हम लोग एडवांस्ड स्टेज बोलते हैं। और जो HIV होता है वो इनिशियल स्टेज होता है। स्प्रेड बाय अनसेफ सेक्स, इन्फेक्टेड ब्लड, मदर टू चाइल्ड। अब हम लोग देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग में बहुत ज्यादा कॉमन होने का क्या चांस रहता है? नीडल प्रिक जो इंजरीज होता है, जो नीडल स्टिक इंजरीज होती हैं। तो आप लोग क्या अवॉइड करिए हॉस्पिटल में कि आपको नीडल स्टिक इंजरीज ना हो। अगर आप ऐसे पेशेंट्स को, HIV के पेशेंट्स को या ऐसे पेशेंट्स को, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो आप उनके OPD के पर्चे को देखिए कि कहीं उस पर लिखा तो नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो आप थोड़ा अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको बढ़ा दीजिए। अब कॉजेस क्या करता है? रिकरेंट इन्फेक्शन एंड वीकनेस, लीड्स टू सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंटेड बाय सेफ सेक्स स्क्रीनिंग, एजुकेशन। अब कॉजेस क्या है सोशल प्रॉब्लम के? अनएम्प्लॉयमेंट, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो प्रोडक्टिविटी एंड इन एग्रीकल्चर, पोवर्टी, population explosion, traditional issues, failure of traditional informal control, rapid social change। ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है? जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो ऑकर होता है। वल्नरेबल ग्रुप क्या होते हैं? वल्नरेबल ग्रुप आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली disadvantaged person who are unable to meet their basic needs and mostly requiring specific assistance। अब वल्नरेबल ग्रुप वो लोग होते हैं जिसको अपने काम को करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, अपने अपने स्पेसिफिक बेसिक नीड्स को वो खुद पूरा करने में अनेबल रहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप आर द सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर एट हायर रिस्क ऑफ निग्लेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, इल हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू एज, डिसेबिलिटी। या तो एज की वजह से, एज बहुत ज़्यादा है या एज बहुत कम है, कोई बच्चा है या कोई बहुत बुजुर्ग है, कोई इंडिविजुअल है वो डिसेबल्ड है, या सोशल स्टेटस ऐसा है, या किसी माइनॉरिटी ग्रुप से आइडेंटिफाई करता है तो उसको लोग सोसाइटी में क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये सारे लोग क्या हैं? एक वल्नरेबल ग्रुप है। अब वल्नरेबल ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं? पहला कौन है? पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल पर्सन है। दूसरा माइग्रेंट्स है। माइग्रेंट्स क्यों? क्योंकि थोड़ा समझ लीजिए उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उनका रेस, एथनिसिटी जो होता है वो अलग होता है। चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वीमेन, elderly people, ex-prisoners, refugees, substance abuser, people who suffering from chronic illness। क्योंकि जैसे हमारे समाज में जैसे TB के पेशेंट, हेपेटाइटिस के पेशेंट या एड्स के पेशेंट को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ छुआछूत वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये भी ऐसे लोग भी क्या होते हैं? एक वल्नरेबल ग्रुप के पार्ट होते हैं। शेड्यूल कास्ट या ट्राइब, जो माइनॉरिटी कास्ट होते हैं, ST SC, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उन लोग के साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये लोग भी वल्नरेबल ग्रुप के पार्ट हैं। पीपल लिविंग विद HIV एड्स, जैसे मैंने बताया कि जिसको HIV एड्स रहता है उसके साथ भी बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब पहला क्या है? एल्डरली एज पीपल। दूसरा है इसमें क्या है? हायर रिस्क होता है क्रॉनिक इलनेस का, फिजिकल वीकनेस होता है, रिड्यूस्ड मोबिलिटी होता है, इमोशन प्रॉब्लम होता है सच लोनलीनेस, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स का ऑप्शन नहीं होता है, निगलेक्ट या अब्यूज हो जाना इन फैमिली में, नीड ऑफ हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कम मिलती हैं। दूसरा क्या है? हैंडीकैप्ड पर्सन। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे वल्नरेबल ग्रुप हैं। माइनॉरिटी ग्रुप, अदर माइनॉरिटी ग्रुप, जैसे 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 बच्चे, माइग्रेंट, सम डवेलर, ट्राइबल पीपल या LGBTQ के मेंबर्स, इन लोगों के साथ क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन लोग को सोसाइटी से अलग देखा जाता है, इनको अलग इंडिविजुअल की तरह देखा जाता है, इसलिए क्या करते हैं ये लोग फेस करते हैं।
अब फंडामेंटल राइट्स क्या है इंडिविजुअल के? पहला राइट क्या है? राइट टू इनइक्वालिटी, सॉरी राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। मतलब सबको अपने अपने राइट्स हैं, अपना धर्म चूज करना, अपनी ये सारी चीजों को चूज करना, सबको आजाद होने का, अपनी बात रखने का, ये सारी चीजें क्या है? सबके सारे इंडिविजुअल्स के राइट हैं। अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट होना, सबको अधिकार है पढ़ाई करने का, राइट टू वोट, ये सारी चीजें क्या है? एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं, हक हैं। अब वुमेन के फंडामेंटल राइट क्या है? पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, उन लोग के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना होना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी औरतों को भी सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाए जो कि लड़कों को, मर्दों को दिया जाता है सोसाइटी में, ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क, फंडामेंटल ड्यूटी, रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये सारी चीजें पहले औरतों को मिलती नहीं थी, अब तो स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि अब सबको इक्वालिटी के नजर से देखा जाता है, लेकिन पहले ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये सारी चीजें क्या है? वुमेन्स का फंडामेंटल राइट्स। अब बच्चों के फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू बी फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों के लिए होना ही होना और फ्री है सारे गवर्नमेंट एजुकेशन में। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज एंड फोर्स इकोनॉमिक नेसेसिटी, राइट टू बी एन आइडेंटिटी, चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू name legally registered with government and nationalities, right to health, right to education, right to be a family life, right to be protected from violence। तो ये सारी चीजें क्या है? right to not being pressurized for work, ये सारी चीजें क्या है? जो बेसिक राइट्स हैं वो बच्चों के राइट्स हैं। अब रोल ऑफ नर्स क्या है? इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, एनहांसिंग कोपिंग। नर्स क्या करती है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। नर्स आइडेंटिफाई करती है वल्नरेबल ग्रुप कौन है, वल्नरेबल इंडिविजुअल कौन है, फैमिलीज कौन है जिसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम या डिस्क्रिमिनेशन जिसके साथ फेस हो रहा है। नर्स ऑफर क्या करती है? इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, प्रोमोट करती है पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज को, कंडक्ट करती है अवेयरनेस प्रोग्राम, इनकरेज करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जिससे सोशल प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो सके, सपोर्ट करती है मेंटल हेल्थ प्रमोशन पे, लिंक करती है बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ एजेंसीज। नर्स प्रोमोट करती है हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड करती है गाइडेंस ड्यूरिंग डिजास्टर एंड क्राइसिस सिचुएशंस, एडवोकेट फॉर राइट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडल्टरी एंड डिसेबल्ड पर्सन। इन लोगों के साथ क्या करती है? इनके राइट्स को लड़ने के लिए, इनके राइट्स को प्रोवाइड कराने के लिए एडवोकेट करती है, यूज करती है रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन और एम्पैथी को यूज करती है जिससे क्या होता है? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, अच्छा एनपीआर बनता है। नर्स स्ट्रेंथन करती है फैमिली के सपोर्ट सिस्टम को जिससे फैमिली में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बना रहे। अब सोशल वेलफेयर प्रोग्राम क्या है? जैसे हेल्थ वेयर प्रोग्राम, जैसे आयुष्मान भारत प्रोग्राम, आयुष्मान भारत योजना, इसको पीएमजे भी बोलते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन जिसमें इंप्रूव करता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को। जननी सुरक्षा योजना प्रोमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ताकि मैटरनल रेट है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम्स, ये सारे क्या है? वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। चाइल्ड हेल्थफेयर प्रोग्राम्स क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको ICDS बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन ये सब फ्री में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। मिड डे मील स्कीम जिसमें जो बच्चे जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बेस्ड हैं, ये सारी चीज़ों से माल नरिश्ड हैं तो उनको फ्री मिड डे मील प्रोवाइड कराना। चाइल्ड प्रोटेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। चौथा क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे मनरेगा, जैसे मैंने बताया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या था? लोगों को 90 दिन के लिए क्या है? काम करना है, उनको काम दिया जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल को कभी भी काम नहीं मिल रहा है साल में, तो मनरेगा क्या गारंटी करता है कि 90 दिन का काम तो सभी को मिलेगा ही मिलेगा, जिसके थ्रू क्या होगा? थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जो लोड्स हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो सके। सॉरी, मैंने 19 डेज बोला, ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना आया था जिसके पास परमानेंट पक्का हाउस नहीं था, उसको लो कॉस्ट एक अच्छा हाउस प्रोवाइड कराता था प्रधानमंत्री आवास योजना। एल्डरली प्रोग्राम में क्या है? नेशनल सोशल एसोसिएशन प्रोग्राम,
ओल्ड और वीडियो डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें बुजुर्ग को विधवा पेंशन और कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको भी पेंशन मिला जाता था। अटल पेंशन योजना, पेंशन सपोर्ट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे उनके लिए भी पेंशन स्कीम आया था। डिसेबल पर्सन वेलफेयर प्रोग्राम, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये सारे क्या हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। माइनॉरिटी यानी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप देना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंपॉर्टेंस क्या था वेलफेयर प्रोग्राम का, जो पॉवर्टी है और इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करता था, हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता था, प्रोमोट करता था एजुकेशन को और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट देता था, प्रोटेक्ट करता था वुमेन, चाइल्ड और एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों के राइट्स को, एंश्योर करता था सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये सारी चीजों को क्या करता था, एंश्योर करता था। तो थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 6 है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे खत्म होता है। मैंने सारे टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस सारी चीज़ों को पढ़ा दिया है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि क्या था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में खत्म कर चुका है। और कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं जैसे पावर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, इम्प्रॉपर हाउसिंग, लैक ऑफ फूड सप्लाईज, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो फ्री पीपीटीज हैं, मैंने कमेंट पढ़ा था कि भैया फ्री पीपीटी कहाँ मिलेगा, तो फ्री पीपीटी जो आपको है exammark.in, जो हमारा ऐप है exammark.in, ये जो हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आइदर प्ले स्टोर पे जाके इसको लिख दीजिए exammark.in, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन करिए, वहां पे आपको सारे पीपीटीज फ्री में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो मेरे पढ़ाने में या आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट करिए और एक सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।